वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कई दिन बाद हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था। उसके बावजूद भी एक नया पार्टनर सी जो है उसे पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया गया। पहले दोनों ये इक्वल शेयर लेते थे 1:1 का, लेकिन अब तीसरा पार्टनर आने की वजह से इनका शेयर जो है इसके साथ बंट जाएगा। पहले हाफ शेयर था, अब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है? क्या ज़रूरत है नए पार्टनर को एडमिट करने की अगर दो पार्टनर अपना बिजनेस बहुत अच्छा चला रहे हैं? तो इसका रीज़न हो सकता है, हमें नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसका पहला रीज़न तो ये है, जब हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि हमें मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ चाहिए। मतलब हमें दुकान के सारे काम, सपोज़ हमने पार्टनरशिप में एक कपड़ों की दुकान खोली है। ठीक है, हमारे पास पैसा है, हमें पैसा लगाना आता है, हमने माल ख़रीद लिया, दुकान को अरेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें कस्टमर के साथ डील करना नहीं आता कि कस्टमर आता है लेकिन बिना ही कुछ लिए चला जाता है। ठीक है, हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं आता है। तो उसके लिए हमें एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल कर सके। इसका मतलब हमें अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ is to be increased। जब हमें अपनी मैनेजरियल कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना हो तब भी हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो हम दो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पड़ोस में एक और बंदा है जो अपना बिजनेस सेम बिजनेस चला रहा है, उसका बिजनेस हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो हम उसके बिजनेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तब भी हम उसे अपनी पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं और उसे अपना नया पार्टनर बना लेते हैं। इसका मतलब व्हेन एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस business connections of new partner are to be taken। जब हम अपने नए पार्टनर के बिजनेस कनेक्शंस का एडवांटेज लेना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारी शॉप प्रताप नगर में है, दूसरी परशुराम नगर में है, तीसरी धोबी बाज़ार में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बिजनेस जो बढ़ता जा रहा है, तो हम एक ही टाइम पे सभी जगह मौजूद नहीं रह सकते, तब तीसरी दुकान के लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन साइज ऑफ बिजनेस
इज़ टू बी इंक्रीज्ड। जब हमारे बिजनेस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा हो तब भी हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जो हमारा एक फ्रेंड है उसकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, हमारी गुडविल उतनी अच्छी नहीं, हमारी रेपो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे फ्रेंड की गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपो बहुत अच्छी है, उसके बहुत यार मित्र हैं। अगर हम उसे अपना पार्टनर बना लें तो उसकी वजह से भी हमारी सेल इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, when reputation of the business is to be increased। अगर हम अपने बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। आपको शॉर्ट नोट आ सकता है एग्ज़ाम में, वाई न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, वाई न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। तो उस टाइम पे आप ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग पर्पस। आप क्या हेडिंग दोगे? A new partner is admitted for the following purpose। पहला पर्पस क्या है? When more capital is required, when managerial capabilities is to be increased, when advantages of business connections of new partner are to be taken, when size of business is to be increased, and the last is when reputation of the business is to be increased। ठीक है, तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। अब ये नए पार्टनर के एडमिशन से इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? इफ़ेक्ट ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पर क्या इफ़ेक्ट जाएगा? तो सबसे पहला इफेक्ट तो हमारा होएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है जी। दूसरा मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, पहले हम आधा हिस्सा लेते थे, अब सी को एडमिट किया तो हमारा 1/3 शेयर हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो भी नया पार्टनर आएगा वो हमारे प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा फ्यूचर में, क्योंकि वो भी हमारे साथ काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो इसमें इफ़ेक्ट आता है वो आता है राइट टू शेयर, right to share in asset of firm, assets of firm। यानी जो नया पार्टनर आएगा वो फर्म की एसेट्स में भी राइट लेगा, उसका राइट होगा फर्म की एसेट्स में। ठीक है, अब देखिए जब नया पार्टनर आएगा, ठीक है, वो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा। हमारा पहले आधा हिस्सा था, नए पार्टनर की आने की वजह से हमारा हिस्सा कम हो गया, 1/3 हो गया। या आप ऐसे ले सकते हो कि पहले हमें हमारा हिस्सा जो है वो 50-50% था। ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट होने की वजह से हमारा जो हिस्सा है वो 40-40-30 हो गया ना, 20 40-40-20 हो गया। ठीक है,
नए पार्टनर को हमें 10% अपने हिस्से में से देना पड़ा, तो हमने सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट का। हमने क्या किया? सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट का। ठीक है, तो अब जो पुराने पार्टनर हैं वो कहते हैं भैया ये सारे काम हमने किए, एसेट्स हमने बनाए, बिजनेस की रेपुटेशन हमने बनाई, ठीक है, तो सिर्फ आएगा हमारे प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा, और जो हमारी बनाई हुई गुडविल है और हमारा जो हमारी जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अपने लिए उनको इस्तेमाल करेगा ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ सके और तुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके। लेकिन हमने तो सेक्रीफाइस किया है ना तेरे लिए। हमने क्या किया है? हमने सेक्रीफाइस किया है तेरे लिए। ठीक है, तो तुझे भी चाहिए कि जब तू बिज़नेस में आ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ पे करे। यानी तुमने जो हमसे वो जो 10% हम दोनों से लिया है उसके बदले में हमें कुछ पे करे। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें इस हिस्से के लिए पे करे। तो जो न्यू पार्टनर है वो एडमिट करता है, ठीक है मैं आपसे जो शेयर ले रहा हूँ मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये शेयर आपसे परचेज़ किया है, तो उसके लिए मुझे पेमेंट करना है। अब ये जो पेमेंट होगा इसे प्रीमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। और नया पार्टनर ये प्रीमियम जो लेके आएगा उसे पुराने पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइस रेशो में आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पार्टनरशिप एक्ट में अब 2 बातें और लिखी हुई हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए। ए और बी 2 पार्टनर थे, बी सी को एडमिट करना चाहता है, उसके लिए ए का भी कंसेंट होना ज़रूरी है। अकेले बी की कंसेंट से पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कही गई हमारे एक्ट में कि जब नया बंदा आएगा उसके आने से पहले अगर कोई भी लायबिलिटी है या कोई भी डेट है, ठीक है, उसके लिए न्यू पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल, वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके आने पर जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, यानी उसके आने से क्योंकि उसने प्रॉफिट में से हिस्सा लिया, कुछ दिया भी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है ना हमारी पार्टनरशिप डीड में, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर हमारी कोई लायबिलिटी बनती है या फिर हमारा कोई डेट बनता है, उसके लिए जो नया पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट हमारे नए पार्टनर की एडमिशन से। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है, 1932। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट भी आ सकता है। तो अब देखिए नए पार्टनर की आने की वजह से हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब हम क्या देखेंगे, हमें हमारे अकाउंट्स में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स।
यानी जस्ट लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, तो पहला एडजस्टमेंट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का होगा, यानी हम ओल्ड रेशो से न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। दूसरा एडजस्टमेंट हमारा होगा गुडविल का। ठीक है, मतलब जो नया पार्टनर, मैंने आपको बताया है कि जो नया पार्टनर है, पुराने पार्टनर उससे डिमांड करते हैं कि भाई आकर तुम्हारी रेपुटेशन को इस्तेमाल करेगा, हमसे प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहा है, तो बदले में हमें कुछ पे करो, उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो वो जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा ना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वो बिजनेस की गुडविल का ही हिस्सा रहता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा आएगा जी रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर बाय पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स कोई एसेट या कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर लेते हैं तो क्या किया जाएगा। ठीक है, फिर रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, फंड्स जो नए पार्टनर के आने से पहले हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, फिर हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें एडमिशन के टाइम पे करनी होती हैं। हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से एडजस्ट की जाती है, यानी पुराना शेयर है, न्यू शेयर कैसे निकाला जाएगा, सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यू शेयर निकालने के हमारे पास कुछ केसेस गिवन है। पहला केस हमारे पास गिवन है जी, when share of new partner is given, when share of new partner is given but the sacrifice ratio of old partners is not given। मतलब हमें ये तो पता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सैक्रिफाइस कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी 2 पार्टनर है, इनकी जो रेशो है वो 3:2 की थी। ठीक है, ये कौन सी रेशो होगी, ओल्ड। सी आया एक नया पार्टनर, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ, ये कहता है मुझे 1/4 शेयर चाहिए प्रॉफिट में से। ठीक है, ये कहता है मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/4। ठीक है, तो
अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों पार्टनर्स का न्यू शेयर और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम मानते क्या है कि होता ही है, जो टोटल शेयर है लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 सीज शेयर 1/4, ठीक है। इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, टोटल शेयर कितना 1, सी ने कितना लिया 1/4, रिमेनिंग कितना बचा 3/4, ठीक है। इसका मतलब ये जो 3/4 शेयर है ये किसका है, ए और बी का। ये किसका शेयर है, ए और बी का। इसका मतलब ये 3/4 शेयर ए और बी को आपस में बांटना है। तो अब किस रेशो में बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो इसी रेशो में इस हिस्से को बांट लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एज न्यू शेयर, पुराना हिस्सा कितना है, पहले हम रिमेनिंग लिखते हैं। रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 मल्टीप्लाई उसका कितना हिस्सा लेना उसने, पुराना हिस्सा 3:2 यानी 3/5 2/5, तो ओल्ड शेयर कितना है 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 9/20, ठीक है। कट मत कीजिए, अभी एज इट इज़ रखिए। अब निकाल लेते हैं एज सेक्रीफाइस। पुराने हिस्से में से अगर हम नया हिस्सा माइनस कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने किया था कि हमने गेन और सेक्रीफाइस का एक ही फॉर्मूला रखना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर हम वही पॉलिसी लगा रहे हैं। एलसीएम आया हमारा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 12, 20 1 ज़ा 20, 9 1 ज़ा 9, यानी 3/20, ठीक है। अब निकालते हैं बी का, बीज न्यू शेयर, रिमेनिंग 3/4, इसका कितना हिस्सा लेना उसने 2/5 यानी 6/20, बीज सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना होएगा, ओल्ड शेयर कितना है 2/5, न्यू शेयर कितना है 6/20, एलसीएम हो गया 20, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 21 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6, यानी 2/20, ठीक है। तो बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ 2/20। अब देखिए न्यू शेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ओल्ड शेयर तो हमें पता ही है 3/5 2/5, न्यू शेयर देखना हमें। न्यू शेयर ए का कितना आया 9/20, बी का कितना आया 6/20, सी का कितना है 1/4। अब इसे भी हमें डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे हम अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये शेयर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 5/5 कर दें तो 5 आपस में कट जाता है तो 1/4 ही रह जाता है ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5/20 हो जाता है, ठीक है। ये हमने सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए बनाए। तो इसका मतलब सी का शेयर कितना हो गया 5/20। तो एग्जैक्टली न्यू रेशो, अब ये न्यू शेयर था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारी क्या बनी 9:6:5, 9:6:5। अब अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये 20 बनेगा, 6 + 5 11, 11 + 9 20। ये तो हमने निकाला न्यू शेयर, ठीक है। अब इनका सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, अब ये सेक्रीफाइस सिर्फ ए और बी का रहेगा, ठीक है।
तो इनका सेक्रीफाइस कितना है, देखिए ए का सेक्रीफाइस है 3/20, बी का सेक्रीफाइस है 2/20, और अगर हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए तो 3:2 आपका आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक मोटा सा फॉर्मूला ये है कि अगर हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, ठीक है, पुराने पार्टनर का पुराना शेयर गिवन हो, नए पार्टनर का नया शेयर गिवन हो, लेकिन इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, यानी नए पार्टनर का शेयर हमें फिक्स दे दिया, तो उस केस में हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो होगा वो इक्वल टू होएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। हमने यही लिया था ना, ए और बी की रेशो कितनी ली थी, 3:2, तो इनका जो सेक्रीफाइस आया वो भी कितना आया, 3:2। तो ये आपका हमेशा सेम रहता है, लेकिन सिर्फ इसी केस में, और किसी केस में नहीं, सिर्फ इसी केस में जहाँ पे आने वाले पार्टनर का शेयर फिक्स है और हमें पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, सिर्फ उसी केस में ही पुराने पार्टनर्स का पुराना शेयर जो है वो इक्वल टू होगा सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला केस। दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस हमारा क्या कहता है, दूसरा केस हमारा ये कहता है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ हिस्सा पार्ट ऑफ देयर शेयर इन सर्टन रेशो टू न्यू पार्टनर, ठीक है, अगर पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को सरेंडर करते हैं। सेकंड केस क्या है, पार्ट ऑफ शेयर सरेंडर इन सेक्रीफाइस रेशो टू न्यू पार्टनर। ठीक है, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो केस है ना, ये दो तरीके से केस चलता है हमारा। ठीक है, दो तरीके से ये हमारा केस चलेगा। पहले हम पहले तरीके से आते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी। सी जो है वो नया पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है, और ए और बी का जो ओल्ड शेयर है वो 5:4 है, यानी 5/9 एंड 4/9। ठीक है, अब ए जो है अपने हिस्से में से ए जो है वो अपने हिस्से में से 2/9 गिव्स टू सी। अपने हिस्से में से उसने 2/9 किसको दे दिया, सी को। इसी तरह से बी ने भी 1/9 गिव्स टू सी। बी ने भी 1/9 जो है वो सी को दे दिया। ठीक है, दोनों ने सी को हिस्सा दे दिया। अब सी का हिस्सा कितना हुआ, ए ने दिया 2/9, बी ने दिया 1/9, 2/9 प्लस 1/9, इसका शेयर कितना हो गया 3/9। हमें इसका शेयर गिवन नहीं था तो हमने निकाल लिया। दोनों ने जितना जितना हिस्सा दिया हमने उसको जोड़ दिया, वो सी का शेयर हो गया। ठीक है, तो ये अब ए और बी का ओल्ड शेयर है। ठीक है, अब इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, हमें गिवन है सेक्रीफाइस। ए ने 2/9 सेक्रीफाइस किया, बी ने 1/9, तो इनके शेयर में से इसे माइनस कर दे, न्यू शेयर आ जाएगा इनका। 5/9 माइनस 2/9 3/9, 4/9 माइनस 1/9 3/9। ठीक है जी, तो अब देखिए ए बी
सी। न्यू शेयर 3/9, 3/9, 3/9, तीनों का सेम शेयर है। इसका मतलब 3:3:3, या फिर हम कह सकते हैं 1:1:1। दे आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करके भी दिखा देते हैं हम आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सपोज ये ए ने बी ने जो हिस्सा दिया सी को, वो 1/3 है। सी ने कितना दिया? 1/3। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा 9, 2 + 3 3 = 9, 3, यानी 5/9। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? 5/9। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी चेंज होएगा, यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। तो फिर हमें बी के लिए भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 4/9 - 1/3, एलसीएम 9, 4 - 3 3 = 9, 3, 1/9। ठीक है, तो अब देखिए, अब नया शेयर क्या बनेगा? ए का है 3/9, बी का हमने निकाला है 1/9, और उसका निकाला हमने 5/9, यानी 3:1:5। ठीक है, और ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो इनका बना 2/9, 1/3। इसे भी हमें 9 बनाना है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2:3। ठीक है जी, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जब पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को सरेंडर कर देते हैं। अब यही केस हम लेते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि वो रेशो में उनको दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेशो में दे रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। केस हमारा यही है कि हमारे पास पुराने पार्टनर्स का शेयर गिवन है और उनका सेक्रीफाइस गिवन है। इस केस में भी सेक्रीफाइस ही गिवन था हमारा। ठीक है, तो अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें भी सेक्रीफाइस ही गिवन है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो चेंज कर देते हैं हम लोग, 3:2 की रेशो है। सी नया पार्टनर आया और हम पहला केस ही ले लेते हैं, 1/4 शेयर के लिए आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि सी को ये हिस्सा मिला ए और बी से। ए और बी से किस रेशो में? 1:2 में। ठीक है, कहते हैं सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर which he gets, in ratio 1:2 from A and B, in 1:2 from A and B। ठीक है, अब देखिए, अब ए जो सी है वो नए हिस्से के लिए तो आया, 1/4 हिस्से के लिए आया, लेकिन ये जो 1/4 शेयर है वो उसने ए और बी से लिया इस रेशो में, यानी ये क्या होगी? सेक्रीफाइस रेशो। अगर सेक्रीफाइस रेशो गिवन है तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, जो सेक्रीफाइस होता है वो होता है फ्रैक्शन में, जैसे 3/9, 2/6 फ्रैक्शन में होता है। लेकिन ये जब 3:2 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये रेशो बन जाती है। तो हम क्या निकालेंगे? एज सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। देखो, सी कितने हिस्से के लिए आया? 1/4 हिस्से के लिए, लेकिन उसने ए से कितना हिस्सा लिया? 1/3, 1/3, तो 1/3।
तो 1/12, ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/12, ठीक है। यानी हमें 1/4 को 1:2 में डिवाइड करना है। अब निकालो बी इज सेक्रीफाइस। 1/4 इसे के लिए आया, बी से उसने कितना लिया, किस रेशो में लिया 2/3 में, तो यानी 2/12। अब देखो रेशो तो हमें पता है 1/2 सेक्रीफाइस रेशो, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या चाहिए, न्यू शेयर चाहिए, इज न्यू शेयर। ए का पुराना शेयर कितना है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना करा उसने 1/12, एलसीएम 60, 12 3 ज़ा 36, 5 यहाँ पे आया 31। बी इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 2/5 माइनस सेक्रीफाइस किया 2/12, एलसीएम 60, 24 माइनस 10, 14/60, ए बी सी। तो न्यू शेयर इनका क्या हो जाएगा, देखिए ए का है 31/60, बी का 14/60, सी का कितना है 1/4। अब इसे भी 60 बनाना है तो 15/15 कर देंगे, तो इनका न्यू शेयर रेशो कितना आ जाएगा 31:14:15। ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशो, ठीक है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आते हैं हम इसके लास्ट केस के ऊपर। सेकंड केस में और लास्ट केस में सिर्फ एक शब्द का फर्क है। इसमें सेकंड केस में हमने कहा कि दे गिव अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर, ओल्ड पार्टनर गिव अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर। ठीक है, यानी सेक्रीफाइस हमें गिवन है, या तो सेक्रीफाइस गिवन है या तो सेक्रीफाइस रेशो गिवन है, ठीक है जी। लेकिन जो तीसरा केस करने जाएंगे उसमें कहेंगे अपार्ट ऑफ देयर शेयर, ऑफ देयर शेयर। अब ये फ्रॉम और ऑफ में ही फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब याद कीजिए 10th को, 10th में जब आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम से थे तो आपको ऑफ का मतलब पता होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी पंजाबी के स्टूडेंट्स थे तो का या फिर दा का मतलब कहा जाता था मल्टीप्लाई, अपने हिस्से का इतना हिस्सा, पार्ट ऑफ देयर शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं दिखाती हूँ आपको। पहले हम केस देख लेते हैं, क्या कहते हैं, गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, ओल्ड पार्टनर गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, चलिए चेंज करते हैं, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है, और उनकी रेशो जो है 3:2 है, ठीक है जी। अब Z नया पार्टनर आया, ठीक है, X gives 1/4 of his share to Z, ठीक है, 1/4 his share to Z। Y also give 2/5 of his share to Z। अब देखो यहाँ पे ना तो हमें Z का हिस्सा पता है, ना हमें X और Y का सेक्रीफाइस पता है, तो हम X और Y का सेक्रीफाइस निकालेंगे।
अगर हमारे पास एक्स और वाई का सेक्रीफाइस आ जाएगा तो जेड का शेयर भी पता चल जाएगा। अब देखिए एक्स सेक्रीफाइस, एक्स ने दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर, एक्स गिव्स, इसका मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस किया ना, कितना, 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 3/5, तो 3/20, ठीक है। वाइज सेक्रीफाइस, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर, कितना 2/5, यानी 4/25, ठीक है। अब ये दोनों का सेक्रीफाइस हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जेड का शेयर आ जाएगा, जेड्स शेयर 3/20 प्लस 4/25। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हम 100 ले सकते हैं क्योंकि 100 दोनों में कॉमन आएगा। या हम इसे आसान कर लेते हैं, हम इन दोनों को ही नीचे 100 बना लेते हैं। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका 15/100 हो जाएगा, ये आपका 16/100 हो जाएगा, ठीक है। सीधा हो गया ना। अब z का हिस्सा कितना हो गया 15/100 प्लस 16/100, तो 31/100 z का शेयर आ गया हमारा, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, x का शेयर, x न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना है 3/5 माइनस न्यू सेक्रीफाइस कितना है 15/100, एलसीएम 100, 25 100, तो 60 माइनस 15, ये आपका आया 5 4/100, ठीक है। y इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस 40 माइनस 16 4 200। अब देखिए x y z न्यू शेयर, देखिए x का कितना हमने निकाला 45/100, y का कितना निकाला 24/100, z का कितना निकाला 31/100, ठीक है। इसका मतलब 45/24/31, ये इनका क्या हो गया न्यू शेयर। अगर आपका ये कटता हो तो आप इसे काट सकते हो, जितने वैल्यू पे कटता हो आप उसे काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कट रहा, ये दोनों 3 पे जाएंगे बट ये 3 पे नहीं जाता, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाते, तो इसलिए हम इसे नहीं कट कर सकते। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम पर काटी जा सकती हैं तभी हम इन्हें कट करते हैं। इस तरह से हम हमारी जो न्यू रेशो और सेक्रीफाइस शेयर जो है वो कैलकुलेट करते हैं इन 3 केसेस। पहला केस था जब हमारे पास फिक्स शेयर गिवन था, उस केस में हमने किया था रिमेनिंग निकाला था, रिमेनिंग में से हमने उनका न्यू शेयर निकाला था उनके ओल्ड शेयर में डिवाइड करके, फिर उनके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया था तो सेक्रीफाइस आ गया था। सेकंड हमने केस किया था जब पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं, चाहे वो सेक्रीफाइस रेशो में देते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस जो है उसको जोड़कर नए पार्टनर का न्यू शेयर आ जाता है और उनके सेक्रीफाइस को उनकी ओल्ड रेशो में से माइनस कर देते हैं तो उनका न्यू शेयर आ जाता है। तीसरे केस में था इफ़ दे गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, तो वहाँ पे हम जितना हिस्सा उन्होंने दिया है वो अपने हिस्से में से निकाल देते हैं तो वो उनका
सेक्रीफाइस होता है, यानी जो उनका हिस्सा है उसको जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर 3/5 मल्टीप्लाई करके उनका सेक्रीफाइस निकालते हैं और दोनों का पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस को प्लस करेंगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा और पुराने पार्टनर्स का ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं तो न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आगे हमारे और पार्ट्स हैं जैसे रीवैल्यूएशन है वो कैसे की जाती है, तो वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लॉकडाउन है, खुल गया है लॉकडाउन, बट उसके बावजूद भी हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में। घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए, बार बार हाथ सैनिटाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको घर से निकलना ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घरों में रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, सेफ रहिए और घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए।